कहिए दोस्तों, बना लिए हैं? आइए तब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, मेंडल को जानते ही हैं। मेंडल हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में जो जेनेटिक्स चैप्टर है उसकी स्थापना मेंडल के प्रयोगों के उपरांत ही हुआ। अर्थात जब तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, बायोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक्स नामक चैप्टर नहीं था। जेनेटिक्स चैप्टर की शुरुआत मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद ही हुई, और यही कारण है कि मेंडल क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी के पिता या जनक। आनुवंशिकी के पिता या जनक। और आनुवंशिकी की स्थापना, आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा है। आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा जाता है, यानी हेरेडिटी के बारे में पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा कि दो शब्द में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक आनुवंशिकी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और दूसरा आनुवंशिकता, जिसे क्या कहते हैं? हेरेडिटी। तो आनुवंशिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? आनुवंशिकता के बारे में। माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसके तहत पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है। और उस प्रोसेस के बारे में, आनुवंशिकता प्रोसेस के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर? तो आनुवंशिकी अलग शब्द है, आनुवंशिकता अलग शब्द है। आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा है, जबकि आनुवंशिकता एक प्रोसेस, एक तरीका है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि मेंडल के प्रयोगों के उपरांत ही बायोलॉजी में आनुवंशिकी शाखा बन पाई, आनुवंशिकी चैप्टर बन पाया। और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो दो थे। मेंडल ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? दो। पहला एक्सपेरिमेंट का नाम था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने लंबे मटर के पौधे तथा बौने मटर के पौधे के बीच जो क्रॉस किया, क्रॉस का मतलब आपसी प्रजनन, क्रॉस का मतलब आपस में प्रजनन। मेंडल ने लंबे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे के बीच जो एक्सपेरिमेंट किया उसे किस नाम से जानते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दो रेशियो है, एक फेनोटाइप रेशियो, ठीक है, फेनोटाइप रेशियो है 3:1, और जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1। अब ये रेशियो क्या है, इसके लिए तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा विस्तृत और व्यापक है। तो फिलहाल आप समझिए बाहरी लक्षण को क्या कहते हैं। एक सजीव के वो लक्षण जो बाहर से दिखाई पड़ते उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई लंबा है, कोई बौना है, ये बाहर से दिखाई पड़ेगा ना। तो लंबा और बौना एक प्रकार का कैसा लक्षण है? और किसी सजीव के आंतरिक जीन के संरचना को क्या कहते हैं? आंतरिक जीन के संरचना को जीनोटाइप, और बाहरी लक्षण जो दिखाई पड़ते उसे फेनोटाइप। फेनोटाइप रेशियो 3:1 है, मतलब 3 मटर का पौधा लंबा और 1 मटर का पौधा। और जेनोटाइप रेशियो 1:2:1 है, मतलब कि 1, 2 और 3, यानी 3 प्रकार के जीन संरचना वाले मटर के पौधे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्राप्त हुए। तो आपको याद रखना है पहली बात कि लंबे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे के बीच जो क्रॉस है उसे किस नाम से जानते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो कितना है और जेनोटाइप रेशियो कितना है?
सजीवों के ऐसे लक्षण जो बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ते उसे क्या कहते हैं? जिसे मोटा और पतला कैसा लक्षण है? क्योंकि ये बाहर से स्पष्ट दिखेगा। एक सजीव के आंतरिक जीन के संरचना को क्या कहते हैं? जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। मेंडल का दूसरा प्रयोग था डायहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा प्रयोग था डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने हरा तथा गोलाकार मटर के पौधे, हरा तथा गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे तथा हरा नहीं, पीला तथा गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे, हरा तथा झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के बीच जो क्रॉस किया उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? अब देखिए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को इस तरह से भी कहा जाता है, एक जोड़ी विपरीत लक्षण के बीच होने वाले क्रॉस को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी लक्षण है लंबा और ये विपरीत लक्षण है लंबा का उल्टा बौना। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच होने वाले क्रॉस अथवा आपसी प्रजनन को क्या कहते हैं? और यहां पर देखिए दो जोड़ी लक्षण है, एक जोड़ी और, तो दो जोड़ी विपरीत लक्षण के बीच होने वाले क्रॉस को क्या कहते हैं? और डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 था और डायहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइप रेशियो 1:2:2:2 4:1:2:1:2:1। ये थोड़ा बल 122 412 121 लंबा है थोड़ा। लुसेंट में देखिएगा गलती दिया हुआ है, तो ये सही है, आप श्योर हो जाइए। तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो कितना था, डायहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइप रेशियो शॉर्ट में याद रखिएगा 122 412 121। क्लियर हुआ? प्रश्न का उत्तर तो निकल गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर कुछ बात को रटना पड़ेगा, जैसे ये रेशियो को निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो अभी संभव नहीं है, तो आप इसको याद करके रखिएगा। क्लियर है? ऐसे प्रश्नों में कभी दिक्कत नहीं होगा। एक बार आइए फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आंसर तो क्या होगा यहाँ पर? बी। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मेंडल को जेनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ा जाता है? हेरिडिटी के बारे में, यानी आनुवंशिकी के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं। आनुवंशिकी और आनुवंशिकता के बीच क्या अंतर है, इसको समझ गए ना। उसके बाद मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण के बीच जो क्रॉस किया उसे क्या कहते हैं? मेंडल ने लंबे मटर के पौधे और बोने मटर के पौधे के बीच जो क्रॉस अथवा आपसी प्रजनन किया उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप रेशियो कितना और जेनोटाइप? मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षण के बीच जो क्रॉस किया उसे क्या कहते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप रेशियो और जेनोटाइप रेशियो। सजीवों के ऐसे लक्षण जो बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ते उसे क्या कहते हैं? सजीव के आंतरिक जीन के संरचना को क्या कहते हैं? और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहना तर्क संगत नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। अवस्था परिवर्तन यानी ठोस को आप गर्म करिएगा तो वो क्या होगा?
द्रव को गर्म करिएगा तो गैस, गैस को ठंडा करिएगा तो क्या होगा, और द्रव को ठंडा करिएगा तो ठोस। ठोस का द्रव बन जाना, उसी द्रव का पुनः गैस बन जाना, गैस का द्रव बन जाना, द्रव का ठोस बन जाना क्या कहलाता है। और अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तब माना जाएगा जब नए पदार्थों का क्या हो, निर्माण हो। जैसे लोहा ठोस है, पिघला कर द्रव बना देंगे तो यहां भी लोहा, यहां भी लोहे है। रासायनिक परिवर्तन तब ही कहलाएगा जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो और नए पदार्थों का अवस्था परिवर्तन के दौरान कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है अथवा कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसलिए अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के कारण ऊष्मा का विनिमय है। विनिमय को अंग्रेजी में एक्सचेंज कहते हैं। ऊष्मा विनिमय का मतलब हीट एक्सचेंज, यानी ऊष्मा लेना अथवा ऊष्मा छोड़ना। तो बिल्कुल ये भी सही है, किसी पदार्थ को गर्म करने का तात्पर्य पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना है। मान लीजिए हम लोहा को गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोहा को ऊष्मा दे रहे हैं। तो गर्म करने का अर्थ पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना है, जबकि ठंडा करने का अर्थ पदार्थ से ऊष्मा को निकालना है। व्यवहारिक तौर पर किसी भी पदार्थ को गर्म करना अथवा ऊष्मा प्रदान करना आसान होता है, जबकि किसी पदार्थ को ठंडा करना अथवा ऊष्मा को निकालना बहुत कठिन और खर्चीला भी होता है। यानी कि आप गर्म बड़ी आसानी से कर दीजिएगा किसी को, लेकिन ठंडा आसानी से ठंडा करना बहुत कठिन भी है और बहुत खर्चीला भी है। इसीलिए -273 डिग्री से नीचे ठंडा किया ही नहीं जा सकता है, जबकि गर्म आप 1 लाख 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं। तो बिल्कुल अवस्था परिवर्तन का कारण ऊष्मा का विनिमय है अथवा ऊष्मा का लेना या ऊष्मा का छोड़ना है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो ये भी कथन क्या है, गर्म करने का मतलब क्या है, पदार्थ को ऊष्मा देना। ठंडा करने का मतलब पदार्थ का ऊष्मा, गर्म करना आसान है या ठंडा करना, ठंडा करना। तीसरा, निम्नलिखित में किस एक परिघटना का कारण, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मजा मत लीजिए। निम्नलिखित, फिर हल्ला करते आप लोग, सीनियर स्टूडेंट है, जूनियर हमारे पास आता ही नहीं है, ठीक है। तो आसानी से शांति और गंभीरता पूर्वक एक एक बातों को समझना। बड़ी तैयारी करके आते हैं, ठीक है, हल्ला कर देते हैं, सब कुछ बता नहीं पाते हैं। निम्नलिखित में किस एक परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव नहीं है। आप जानते हैं कि पृष्ठ तनाव द्रव पदार्थों का गुण है। किसका? द्रव पदार्थों का गुण है। कई सारे परिघटना अर्थात फेनोमेना दिया हुआ है और बताया, ये पूछा जा रहा है कि किसका कारण सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव नहीं है। पतली लोहे के सुई का जल पर तैरना पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। पृष्ठ तनाव के कारण जल के ऊपर एक पतली झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण लोहे की सुई, जिसका घन, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसीलिए लोहे पानी में क्या होगा, लेकिन सुई तैरते रहती है। क्यों? तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण पानी के ऊपरी परत पर एक पृष्ठ झिल्ली बन जाती है, जिस पृष्ठ झिल्ली की मोटाई 1 नैनोमीटर का होता है, और उसी पृष्ठ झिल्ली पर अटक जाता है कौन, और तैरते रहता है। तो बिल्कुल इसका कारण क्या है? जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा डालने पर पूरा तौलिया का भीग जाना, ये इसका कारण है क्या? केशिकत्व है। इसका कारण क्या है? केशिकत्व है, कैपिलरीज है, किट है। इसका क्या कारण है दोस्तों?
हालांकि कैपिलरीज का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव ही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में अगर देखें तो सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। जल से भरी बाल्टीन में तौलिए का एक सिरा डालने पर पूरे तौलिया का भींग जाना किसके कारण से संभव हो पाता है? केशिकत्व के कारण, कैपिलरी के कारण, ठीक है, कैपिलरीज प्रोसेस के कारण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि केशिकत्व के घटना का मूल कारण क्या है, अगर द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण नहीं होता तो प्रकृति में हमें केशिकत्व की घटना भी देखने को नहीं मिलती। शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाना, इसका भी कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जल अपने बाह्य क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है जिसमें द्रव की यह प्रवृत्ति रहती है, उसके बाहरी सतह का क्षेत्रफल कम से। तो शेविंग ब्रश को जैसे पानी से निकालते हैं तो उसमें जल के कुछ अंश लगे रहते हैं, और जो अंश जल के लगे रहते हैं ब्रश में, वे अपने क्षेत्रफल को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। इसीलिए शेविंग ब्रश क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जल जो लगा है वो अपना क्षेत्रफल को कम करना चाह रहा है पृष्ठ तनाव के कारण, इसीलिए वो भी निकालने पर आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति होना क्या कहलाता? किसका कारण? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जल अपने बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है, और जितने भी ज्यामितीय आकृति है उन सभी ज्यामितीय आकृतियों में समान आयतन का सबसे कम क्षेत्रफल किसमें होता है? मान लीजिए समान आयतन का एक गोला है, एक शंकु है, एक बेलन है, ठीक है, और जितने भी स्ट्रक्चर समान आयतन का ले लीजिए, सबसे कम क्षेत्रफल जो होगा किसका होगा? तो जितने भी ज्यामितीय आकृति है समान आयतन वाला, उसमें सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा? और यही कारण है कि इस कम से कम क्षेत्रफल करने के लिए वर्षा का बूंद क्या हो जाता है, क्योंकि गोल ही एकमात्र ऐसी आकृति है जिसमें क्षेत्रफल कम से कम हो सकता है और कोई दूसरी आकृति नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन वास्तविकता है कि बी भी सही आंसर नहीं है, लेकिन चूंकि परीक्षा में पूछा हुआ है तो आपको बी ही यहां पर आंसर देना पड़ेगा। 4 नंबर, कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैसी वसा अम्ल जिसमें पामेटिक तथा एस्टेरिक अम्ल पाए जाते संतृप्त वसा कहलाती। यह वसा कमरे के ताप पर ठोस होता है। बिल्कुल सही है, संतृप्त वसा कमरे के ताप पर ठोस होता है। उदाहरण के लिए घी और मक्खन में कैसा वसा, और वो कमरे के ताप पर क्या रहता है? ठोस रहता है। ओलिक अम्ल युक्त वसा और संतृप्त वसा होती है, यह कमरे के ताप पर द्रव होता है। बिल्कुल सही है। जैसे सरसों के तेल में वसा है लेकिन कैसा है? जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है? तो बी भी सही है। अधिकांश जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त तथा पौधों से प्राप्त वसा संतृप्त होता है। बिल्कुल सही। अभी तुरंत घी मक्खन सरसों के तेल की बात की है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, इसका मतलब डी सरासर गलत होगा ही होगा। सही भी होगा तो उसे गलत होना होगा। फिर असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। गलत। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, जबकि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए इसलिए हानिकारक होते हैं क्योंकि संतृप्त वसा बदल जाता है कोलेस्टेरोल में। किसमें? और इसे बदलता कौन है? और कोलेस्ट्रोल धमनी रक्तनली। किस रक्तनली? धमनी रक्तनली के भीतरी दीवारों पर जाकर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। भीतरी दीवारों पर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं, जिससे धमनी में रक्त बहने का जगह क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। इस घटना को या इस बीमारी को कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस। जब धमनी के भीतरी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल की परत जमा हो जाती है तब इस स्थिति को एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और इस घटना के कारण धमनी में रक्त बहने का जगह कम हो जाता है। जगह कम होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे धमनी फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर धमनी फट गया तो इससे हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी मर जाता है। क्लियर हो गया? तो कौन सा वसा मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? कोलेस्ट्रॉल में बदलाव कौन करता है? वसा को कोलेस्ट्रॉल में कौन बदलता है? कोलेस्ट्रॉल के धमनी के दीवारों पर जम जाना क्या कहलाता है? एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। हिंदी में इतना संयुक्त अक्षर है कि घर पर आ जाइएगा क्या लिखा हुआ है, इसलिए आराम से पढ़िए। एथीरोस्क्लेरोसिस। क्लियर हो गया? तो स्वास्थ्य के लिए कौन वसा? और असंतृप्त मतलब पौधों से प्राप्त वसा। सरसों तेल खाइए दोस्तों, घी मक्खन छोड़िए। क्लियर? पेट्रोलियम के वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी कमरे के ताप का क्या मतलब है? कमरे के ताप का मतलब है 32 डिग्री। ठीक है। शरीर के ताप से कम है मतलब कमरे का ताप है। शरीर का ताप 37, तो 31-32 टेम्परेचर कमरे का सामान्य तापमान कहलाता है। एक विद्युत लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करता है। इस विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? क्या हो रहा है जी? यहां पर वोल्ट कितना दिया हुआ है? शक्ति कितना दिया हुआ है? ठीक है। क्या हो रहा है जी? हल्ला नहीं। ये इतने आदमी बैठे हैं, धीरे धीरे भी बोलिएगा ना, इतना ज्यादा गूंज आती है हमारी तरफ ना, तो आराम से शांत रहिएगा। तो दोस्तों यहां पर वोल्ट कितना दिया हुआ है? पावर कितना दिया हुआ है? 2.5 वाट। और कह रहा है क्या निकालने के लिए? प्रतिरोध निकालने के लिए। अब यहां पर एक फार्मूला P बराबर V² R, यानी शक्ति बराबर विभवांतर का वर्ग बटे प्रतिरोध। अब प्रतिरोध बराबर V² बटे V का मान कितना है और शक्ति कितना है? 160 ओम। फार्मूला बेस्ड सवाल। आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा शक्ति बराबर विभवांतर का वर्ग बटे प्रतिरोध, P बराबर V² R। और सीधा सवाल आपका बनकर रेडी है। 5 का आंसर डी होगा। परवीन रंजन। नेक्स्ट, निम्न जंतुओं में किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों कि पोरीफेरा, सिलिंटरेटा, प्लेटी, हेलमेनथीज और एसके हेलमेनथीज पृथ्वी का सबसे कम विकसित जंतु का फैलम है। आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे जरूर, और जरूर इस नाम से परिचित होंगे, नहीं तो
पोरीफेरा का सबसे चर्चित जंतु कौन है? सिलिंटरेटा का हाइड्रा, प्लेटियलमेंथिस का फीता कृमि, एस्केलमेंथिस का गोल कृमि, एस्केलमेंथिस का। ये पृथ्वी के सबसे कम विकसित जंतुओं का फाइलम है और इनमें कोई तंत्र पाया ही। प्लेटियलमेंथिस में अपूर्ण पाचन तंत्र, अपूर्ण पाचन तंत्र और गोल कृमि में पाचन तंत्र तो पाए जाते हैं लेकिन अन्य कोई तंत्र नहीं पाया जाता है। जंतु में सारे तंत्रों की उत्पत्ति कहां से शुरू होती है? एनीलिडा से होती है, जिसके अंतर्गत जो सबसे चर्चित जोक है वो जोंक है और केचुआ है। तो जंतु में सारे तंत्रों की उपस्थिति कहां से शुरू हुई है? एनीलिडा से शुरू हुई है। जंतु जगत के जो 4 फाइलम है इसमें कोई तंत्र पाया ही नहीं जाता है। ये सब जंतु ठीक उसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं जैसे एक कोशिकीय जंतु करते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि प्लेटियलमेंथिस के फीता कृमि में अपूर्ण पाचन तंत्र पाए जाते हैं, जबकि गोल कृमि में पाचन तंत्र पाए जाते हैं। गोल कृमि में विकसित पाचन तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन अन्य सभी तंत्रों का क्या होता है? अभाव होता है। तो किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? इसमें 2 होगा, बी भी होगा और सी भी होगा दोस्तों, क्योंकि अमीबा भी एक कोश के जीव, अमीबा भी क्या है? और एक कोश के जीवों में केवल एक कोशिका होती है। तो सवाल थोड़ा यहां पर मिस्टेक है। और सॉरी देखिए यहां पर नहीं, इसका बी होगा। यहां पर किसका बात कर रहा है? जंतु का, जबकि अमीबा जंतु है ही नहीं। अमीबा जंतु है ही नहीं। अमीबा सूक्ष्म जीव है। अमीबा क्या है? इसीलिए इसको हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। जंतु इसमें फीता कृमि है, इसलिए इसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि सवाल में स्पष्ट कर दिया है कि किसके बारे में पूछ रहे हैं हम। जबकि अमीबा जंतु, अमीबा क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो आंसर क्या होगा? तो जंतु जगत में कहां से सारे तंत्रों की उपस्थिति शुरू हुई है? एनीलिडा से पहले जो 4 फाइलम है उसमें सारे तंत्र, केवल गोल कृमि में विकसित पाचन तंत्र होते हैं, लेकिन और सारे तंत्रों का अभाव होता है। जबकि फीता कृमि में पाचन तंत्र होते हैं लेकिन पूरी तरह से विकसित। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। बिल्कुल सही कथन है। विकिरण विधि उष्मा स्थानांतरण की वो विधि है जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। बिल्कुल, वायुमंडल मतलब क्या? और गैस द्रव किस विधि से गर्म होते हैं? जब सूर्य की उष्मा विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के सतह से टकराकर वो उष्मा विकिरण फिर किसको गर्म करती है? और वायुमंडल चूंकि गैस है, और गैस और द्रव दोनों ही गर्म होते हैं किस विधि से? संबंध टू ग्रेविटी, जिसको हम किस में डिनोट करते हैं? जी बराबर होता है Gm/r², जहां G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M पृथ्वी का द्रव्यमान है और R पृथ्वी की त्रिज्या है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान घटता है। कैसे? तो जब हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी के त्रिज्या का मान क्या होगा? और R का मान बढ़ेगा तो G का मान। तो निश्चित तौर पर पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ऊपर जाने से पृथ्वी के त्रिज्या में वृद्धि होगी, और त्रिज्या में वृद्धि होगी तो फॉर्मूला देखिए G का मान में क्या होगा? दूसरा, हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि चपटी हुई है। इसका ध्रुवीय त्रिज्या
6357 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखीय त्रिज्या 6378। विषुवत रेखा समझ रहे हैं ना, ये है ध्रुवीय त्रिज्या, ये क्या है, और ये है इपोर इक्वेटर विषुवत रेखीय त्रिज्या। तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवीय त्रिज्या यानी ध्रुव पर त्रिज्या का मान कम है और विषुवत रेखा पर त्रिज्या का मान, और जी बराबर जी एम बटे, यानी जहां आर का मान ज्यादा होगा जी का मान, अब विषुवत रेखा पर आर का मान ज्यादा है तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। ध्रुव पर आर का मान कम है तो ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, तो ध्रुव पर जी का मान ज्यादा, विषुवत रेखा पर जी का मान कम, क्योंकि विषुवत रेखीय त्रिज्या ज्यादा है ध्रुवीय त्रिज्या, और ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। तो अगर हम भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, इसलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि केवल घटने के कारण कह रहा है। तो जी का अधिकतम मान कहां पर होगा, ध्रुव पर, न्यूनतम मान कहां होगा, विषुवत रेखा पर, और ऐसा क्यों होगा, बात समझ गए ना। अब पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, जी का मान और घूर्णन गति के बीच विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। घूर्णन गति और जी के मान के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कैलकुलस की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको विस्तार पूर्वक में समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति और जी के मान में विपरीत संबंध है, यानी घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। क्लियर। पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने से आर के मान में क्या होगी, कमी, तो जी के मान में क्या होगी, बढ़ोतरी। आर के मान में कमी होगा तो जी के मान में कमी होगा कि नहीं होगा। अगर हम पृथ्वी के सतह के नीचे जाएंगे तो आर का मान क्या होगा, आर का मान घटेगा, आर का मान घटेगा तो जी का मान, इसका मतलब है सतह के नीचे आने पर जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता, जो जो हम पृथ्वी के नीचे आते हैं पृथ्वी छोटा होते जाता है, पृथ्वी छोटा होते जाता है, यानी कि यहां से यहां आ गए तो अब आपके लिए पृथ्वी ये नहीं, आपके लिए पृथ्वी बस यही है, ये वाला द्रव्यमान यहां पर प्रभावी। तो सतह के नीचे आने से आर से ज्यादा प्रभावी क्या हो जाता है, एम, और नीचे आने पर भी जी का मान घटता है, बढ़ता। पृथ्वी के सतह के नीचे आने पर भी जी का मान क्या होता है, घटता है। तो यहां पर आंसर होगा 1, 3। तो पृथ्वी के सतह के नीचे जाए या ऊपर जाए जी का मान घटेगा। घूर्णन गति और जी के मान के बीच विपरीत संबंध है, घूर्णन गति और जी के मान में विपरीत संबंध है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम और ध्रुव पर जी का मान अधिक होगा। समझ गए बात को। आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक है, तो सल्फर बहुपरमाणुक है, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है। जितने भी धातु होते हैं सब क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस एवं धातु दोनों ही क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। तो तांबा धातु है ना जी, इसलिए तांबा मोनो एटॉमिक है। ऐसे अणु जो केवल एक परमाणु से बना उसे क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक कहते हैं। ऐसे अणु आप जानते हैं अणु का निर्माण परमाणु से होता है। तो ऐसे अणु जिसका निर्माण अणु में जितने परमाणु भाग लेते हैं वही अणु की परमाणुकता कहलाती है।
सल्फर के एक अणु सल्फर के 8 परमाणुओं से बना है। इसका मतलब सल्फर पॉलीएटॉमिक है, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है। धातु और अक्रिय गैस क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। धातु और इनर्ट गैस क्या होते हैं? आपका आंसर क्या होगा? मानव के जठर में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश क्या है? अम्लीय। जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसलिए वो जहां भी रहेगा उसको क्या कर देगा? अम्लीय कर देगा। और याद रखिएगा, मानव के पाचन तंत्र का एकमात्र भाग कौन है? आमाशय। जहां भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम। अन्य जहां भी भोजन का पाचन होता है, किस माध्यम में होता है? किस माध्यम में होता है? तो पाचन तंत्र का एकमात्र हिस्सा आमाशय ही है जहां भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। आमाशय के अतिरिक्त भोजन का पाचन मुख गुहा और छोटी आंत में होता है। इन दोनों जगह पर भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? मिश्र धातु के अवयव धातु के अतिरिक्त अधातु भी हो सकते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु के समान मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु के समान मिश्रण को क्या कहते हैं? जैसे कि कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बना देते हैं? पित्तल। तो पित्तल क्या है? मिश्र धातु। दोस्तों, हमारे प्रकृति में जितने धातु है वो मानव के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए एक या अधिक धातुओं को मिलाकर क्या बनाते हैं? ताकि उसकी उपयोगिता को हम बढ़ा सके। मिश्र धातु बनाने का 2 मुख्य कारण है। एक कि मिश्र धातु बनाने से धातु की उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर आप कॉपर और जिंक के तुलना में देखें तो पित्तल की उपयोगिता ज्यादा है। इससे बने कलपुर्जे इन दोनों के तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं। तो मिश्र धातु बनाने से धातु की उपयोगिता में वृद्धि होती है। मिश्र धातु बनाते हैं तो धातुओं में जो जंग लगने की समस्या है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मिश्र धातु बना देने से धातु की मजबूती भी क्या होती है? ये पित्तल इन दोनों धातु के तुलना में ज्यादा मजबूत है। उपयोगिता बढ़ाने के लिए, संक्षारण रोकने के लिए, मजबूती बढ़ाने के लिए धातु को किस में बदला जाता है? लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मिश्र धातु में केवल धातु ही होगा। कभी कभी मिश्र धातु का एक अवयव अधातु भी हो सकता है। जैसे इस्पात एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा और कार्बन है, और कार्बन क्या है? तो ये कथन क्या है? सही। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं समझ गए? ताकि धातु की उपयोगिता में वृद्धि की जा सके, ताकि धातु की मजबूती में वृद्धि की जा सके, ताकि धातु को संक्षारण प्रतिरोधी बनाया जा सके। मिश्र धातु एक मिश्रण है, बिल्कुल मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक धातु के समान मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते। सही है। मिश्र धातु समान मिश्रण हो सकते हैं, बिल्कुल मिश्र धातु समान ही हो सकता है। मिश्र धातु कभी भी विषमान नहीं हो सकता। मिश्र धातु हमेशा समान ही होगा। वीडियो रुक के चल रहा है, काहे जी? वीडियो रुक के चल रहा है, दोहराओ वीडियो को। देखो नेट प्रॉब्लम तो नहीं है। साधारण यंत्र यानी सिंपल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता करता है। मशीन कैसे सहायता करता है? मशीन सहायता करता है कि कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सके, या जिस कार्य के लिए अधिक बल चाहिए उसके लिए कम बल लगाइए, कार्य हो जाएगा।
तो अब देखिए कौन सा उत्तर सही लग रहा है आपको। कम काम करने में नहीं, मशीन है तो कम काम काहे करेंगे, ज्यादा काम लेंगे। कम बल का प्रयोग करे भी, कम बल का प्रयोग करे भी तो उतनी ही मात्रा में काम करने में, ये एक उत्तर हो सकता है। फिर भी सी और डी को पढ़ लेते हैं। यह होगा उतनी ही काम, धीरे धीरे भी नहीं, मशीन है तेजी से होना चाहिए। उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में नहीं, ये भी सटीक नहीं है। सबसे सटीक उत्तर कौन है? कम बल का प्रयोग करे भी तो उतनी ही मात्रा में, यानी जितना अधिक बल लगाने से काम हो रहा था उतना ही काम हम कम बल लगाकर कर सकते हैं। किसके सहायता से? मशीन के सहायता से। जैसे पेचकस क्या है? सिंपल मशीन। पेचकस क्या है? स्लाइड क्या है? इसमें हम कम बल लगा, जो काम अधिक बल लगाकर होगा वो सिंपल मशीन के सहायता से कम बल लगाकर ही कर सकते हैं। क्लियर? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है फुल फॉर्म। एटीपी समस्त जैव का मतलब सजीव, जैव का मतलब एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही है दोस्त। सजीव ऊर्जा को केवल किस रूप में इस्तेमाल करता है? एटीपी के रूप में। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन सारे कोशिकाओं में पहुंचता है, फिर कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, और श्वसन के दौरान पचा हुआ भोजन से क्या बनता है? तब उन एटीपी से सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल सही है। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे जंतु हो या पौधा, चाहे कवक हो या सूक्ष्म जीव, उन्हें ऊर्जा किस रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। और एटीपी का निर्माण सजीव के शरीर के कोशिकाओं के भीतर श्वसन के दौरान बनता है। तो सही है। एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में ही होता है, जिसके कारण एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते। बिल्कुल सही है। जैव मतलब सजीवों का ऊर्जा। एटीपी उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का प्रयोग करता। बिल्कुल सही है। ग्लूकोज खत्म हो जाता तब प्रोटीन का, अब प्रोटीन खत्म हो जाता तब वसा का, सब कुछ खत्म होता है तो श्वसन रुक जाता है, जीव मर जाता है। तो एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का प्रयोग करता है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। बिल्कुल सही। एटीपी को एनर्जी क्वाइन कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी क्वाइन कहते हैं, जबकि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान पचे हुए भोजन के जिस स्वरूप का इस्तेमाल होता है वो कौन है? ग्लूकोज। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। बड़ी रोचक बात है, जितने कथन वाला क्वेश्चन है सब सही हो रहा है ना। ऐसा होना न चाहिए, अगला टेस्ट से न होगा। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या डाल्टन साहब तो परमाणु में ही अटकल थे क्या? उन्होंने तो परमाणु को अविभाज्य कहा। परमाणु का अंदर तो डाल्टन साहब घुसे नहीं। परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है, उसके चारों ओर लगभग वृत्ताकार मार्ग होता है जिन्हें कक्षा कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। निम्न में कौन सा उपरोक्त कथन का समर्थन करता है? तो यहां पर एक बात है कि यह बात रदरफोर्ड भी कहा, नील्स बोर भी कहा, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको कक्षा नहीं कहा था। क्या कहा था? ऑर्बिट। ऑर्बिट को आगे चलकर सेल की संज्ञा किसने दी? नील्स बोर ने दी। तो यहां पर अंग्रेजी रहता न क्वेश्चन का, तब कंफ्यूजन दूर हो जाता। ध्यान रखिएगा,
जिस बात की चर्चा हो रही है वो बात सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत में कुछ कमियां थी। जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु होते हैं, उसके बीच में नाभिक होते हैं, चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। लेकिन रदरफोर्ड से जब यह पूछा गया कि रदरफोर्ड ये बताइए कि एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, रदरफोर्ड निकल गया। ठीक है, जवाब नहीं दे सका। आगे चलकर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निश्चित किसने की? नील्स बोर ने। तो यहां पर अब उत्तर क्या दे? यहां पर बात कर रहा है कक्षा का, और कक्षा का जिक्र किसने किया? रदरफोर्ड ने नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार मार्ग को कक्षा यानी सेल न कहकर क्या कहा था? ऑर्बिट कहा था। तो इसीलिए उत्तर आपका सही एकदम कौन होगा? डी होगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन के अंग्रेजी रूपांतरण पर जाइएगा तो वहां ऑर्बिट का जिक्र होगा तो आप किसको मारिएगा? सेल का जिक्र होगा तो? क्लियर? बात समझ गए ना? इस प्रश्न में क्या कंफ्यूजन पैदा हुआ उस बात को समझ गए ना? समझ गए ना? यहां पर जरूरी है क्वेश्चन का सटीक उत्तर देने के लिए क्वेश्चन का अंग्रेजी रूपांतरण, जो यहां पर है नहीं। तो इसका उत्तर सी भी दीजिएगा और दोनों सही है। अंतर बस ये है कि रदरफोर्ड ने किसका जिक्र किया? सेल का जिक्र किसने किया? इसलिए हम कक्षा को यहां पर क्या मान रहे हैं? इसलिए उत्तर यहां क्या दे दिए हैं? अगर आप कक्षा को ऑर्बिट मानिएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 16। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी तक के वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है, जबकि स्वस्थ आंख कहां तक की दूरी को साफ साफ देख सकता है? कहां तक? इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी तक ही वस्तु को साफ साफ देख सकता है, जबकि एक स्वस्थ आंख अनंत दूरी तक साफ साफ देख सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ आंख का दूरबिंदु इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। इस दोष के उपचार हेतु आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? अब ध्यान दीजिए कि दिखता है कहां तक? 1.5 मीटर तक। दिखता कहां तक है? दिखनी कहां तक चाहिए? आंख गड़बड़ है, निकट दृष्टि दोष है, यानी दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए इसे एक ऐसा चश्मा देना पड़ेगा जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना दे? 1.5 मीटर पर बना दे। जब अनंत पर रखी वस्तु का चश्मा प्रतिबिंब 1.5 मीटर पर बना देगा तो ये व्यक्ति उसको देख लेगा कि नहीं? देख लेगा ना। तो इस व्यक्ति के लिए वस्तु की दूरी है इन्फिनिटिव, वस्तु की दूरी है इन्फिनिटिव, और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनवाना है? 1.5 मीटर पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी 1.5 मीटर। और यहां पर आप क्या निकाल लीजिए? फोकस दूरी। फोकस दूरी निकलेगा तो क्षमता बराबर 1/, और आंखों के संदर्भ में यू भी दोनों ऋणात्मक ही होता है। क्लियर? आंखों के संदर्भ में वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक, क्योंकि ये लेंस है दोस्तों। ये मान लीजिए लेंस है या फिर आपका, तो इधर की दूरी किस में? इधर की दूरी। अब ये आंख है तो वस्तु भी इसी तरफ होगा और प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनेगा, तब ना आंख देखेगा उसको। इसीलिए आंखों के संदर्भ में वस्तु की दूरी यू भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी भी। अब फोकस दूरी निकाल लीजिए दोस्तों, और लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/, v का मान कितना है? -1/, और u का मान कितना है? -इन्फिनिटी माइनस प्लस बटे 1/f। और आप जानते हैं 1/इन्फिनिटी का मान कितना? 1/इन्फिनिटी का मान कितना? 0। तो बराबर 1/f, यानी f का मान 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, मीटर है।
तो मीटर है तो काट दीजिए। क्लियर, निकल गया। फोकस दूरी माइनस है, इसका मतलब लेंस अवतल है और दोष कौन है? निकट। निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, यानी फोकस दूरी ऋणात्मक में निकल गया है। समझिए सवाल आपका ठीक है। अब क्षमता बराबर क्या होता है? एफ। तो 1/1/5। क्षमता मीटर में न है, मीटर में है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या है? अगर सेंटीमीटर में निकलता तो फिर उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि डायोप्टर एसआई मात्रक में, डायोप्टर लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक है। तो डायोप्टर निकालने के लिए फोकस दूरी भी किस में होनी चाहिए? अब मीटर में हाई है तो निकाल दीजिए, कितना आ रहा है जी? 0.67। अब माइनस होगा ही। अब सवाल में माइनस है ही नहीं, अगर माइनस प्लस देता तो माइनस वाला को मारते। बात समझ रहे हैं ना? जो नहीं समझे वो छापिए पूरा। हो सकता पहली बार सवाल बना रहे हो तो दिक्कत हो सकता है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा एक्साइज सम्मिलित नहीं है? संकर किस्म यानी हाइब्रिड किस्म फसल कुफरी आलू का किस्म है किसका? और यही गलत है। कुफरी बहुत चर्चित है, ठीक है। जो आलू का खेती करते हैं वो बहुत जानते होंगे, लेकिन बिहार में आलू की तो कॉमर्शियल खेती होती नहीं है। जो भी खेती करते दुकान से बीज ले आते हैं, लगा देते हैं। क्या यूपी सब में कॉमर्शियल खेती होती है, वहाँ कुफरी का बहुत महत्व है, ठीक है। 1 केजी सीधे 10 केजी उपज देता है। तो कुफरी किसका संकर किस्म है? आलू का। पीतांबरी नहीं तो पीतांबरी होता है, पीतांबरी सरसों का किस्म है। सोनालिका तो बहुत चर्चित किस्म है गेहूं का। क्या सोनालिका एक ट्रैक्टर कंपनी भी है? हाँ। 18। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मूत्र में क्या क्या रहता है वो जान लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में जल रहता है कितना? यूरिया रहता है कितना? शेष 2% में रहता है यूरिक अम्ल, अमोनिया, ठीक है। यूरिक अम्ल, अमोनिया, किरीटेनिन, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण, सोडियम पोटेशियम के लवण, उसके बाद और कुछ भी नहीं होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया और शेष 2% में यूरिक अम्ल, अमोनिया, किरीटेनिन, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। तो इसका मतलब क्या नहीं होते हैं? अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। जो होते हैं सो होते हैं, उसके अलावे कुछ नहीं होते हैं। इसके अलावे मूत्र में कुछ भी है वो बीमारी का संकेत है। कभी कभी डॉक्टर मूत्र जांच करता है, अब बीमारी का पता लगाता है, तो मूत्र जांच करके यही डॉक्टर पता लगाना चाहता कि इसके अलावे और क्या है, और इसके अलावे जो कुछ है तब डॉक्टर पता लगाता अच्छा ये बीमारी है।
जैसे किसी के मूत्र में जांच किया और मूत्र में निकल गया किया ग्लूकोज, मतलब उसको डायबिटीज है, उसको डायबिटीज है। आगे बढ़े। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का विरंजन, विरंजन का मतलब ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब रंगीन पदार्थ का श्वेत हो जाना, ठीक है ना। विरंजन को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीचिंग, या फिर रंगीन पदार्थ का रंग उड़ जाना या रंगीन पदार्थ का श्वेत बन जाना ही क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का विरंजन किस प्रक्रिया द्वारा करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जल के उपस्थिति में ही विरंजन के गुण को दर्शाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जल के उपस्थिति में ही विरंजन के गुण को दर्शाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जल के उपस्थिति में उससे अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और 2 हाइड्रोजन बनाते हैं। क्लियर। और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, यही रंगीन पदार्थ से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और उसे बना देते हैं क्या, रंगहीन श्वेत। तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा ब्लीचिंग किया, किसके द्वारा, और हाइड्रोजन के द्वारा ब्लीचिंग होना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया। समीकरण बैलेंस है ना जी, बैलेंस है। बैलेंस है ना। तो देख लिए सल्फर डाइऑक्साइड विरंजन कैसे किया। सल्फर डाइऑक्साइड विरंजन का गुण जल के उपस्थिति में ही दर्शा सकते हैं, जल के अनुपस्थिति में, जल के उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड उसे रिएक्शन करके किसका परित्याग करता है, और हाइड्रोजन रंगीन पदार्थ को प्रतिक्रिया करके क्या होते हैं। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अस्थायी विरंजन करता है। क्या करता है, यानी जिसका विरंजन किया वो कुछ ही देर में फिर क्या हो जाता है, रंगीन। इसके उलट क्लोरीन भी विरंजन की प्रतिक्रिया करता है, और क्लोरीन भी विरंजन की प्रतिक्रिया जल के उपस्थिति में करता है, जल के उपस्थिति में करता है, जल के उपस्थिति में करता है। और क्लोरीन जो है वे रंगीन पदार्थ का विरंजन ऑक्सीजन के परमाणु के द्वारा करता है, ऑक्सीजन के परमाणु के द्वारा करता है। यानी क्लोरीन के द्वारा जो विरंजन होता है वह किस रूप में होता है, ऑक्सीकरण। और क्लोरीन अस्थाई विरंजन करता है। क्या करता है, अस्थाई, यानी ये रंग उड़ा दिया तो फिर वो लौटकर नहीं आएगा। क्लियर। इसीलिए डिटर्जेंट में क्या रहता है, इजी में क्या रहता है, इजी से धोते होंगे आपको बहुत मुलायम लगता होगा, क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस वाला कंपोनेंट होते हैं जो रंग को कभी उड़ाते नहीं है। इजी से धोइएगा भी तो आपको लगेगा कि रंग उड़ गया है, लेकिन कुछ ही देर के बाद धूप से उतार कर लाइएगा, देखिएगा रंग नहीं उड़ा है। अब वही क्लोरीन डिटर्जेंट जो होता है, जो एक ही बार में साफ कर देता है, उसमें क्या रहता है, क्लोरीन बड़ी पावरफुल है। अगर डिटर्जेंट बड़ी पावरफुल है तो समझ जाइए कपड़ा का रंग उड़ा ही देगा आपका। तो सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन कैसा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन अवकरण के द्वारा, और क्लोरीन का विरंजन, क्लोरीन का विरंजन क्या होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन, सल्फर डाइऑक्साइड के विरंजन मुलायम पदार्थों के लिए करते हैं, जैसे ऊन, रेशम, इस सब को धोना है तो किससे करते हैं, जींस को धोना है तो क्लोरीन। क्लियर। आगे बढ़े। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल में कभी ये पूछेगा कभी ये पूछेगा, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में यही दोनों ब्लीचिंग करता है, बाकी कोई ब्लीचिंग करता ही नहीं है। तो दोनों में अब कभी फंसिएगा नहीं ना। और ध्यान रखिएगा, दोनों जल की उपस्थिति में ही विरंजन के गुणों को दर्शा सकते हैं, जल की अनुपस्थिति में नहीं। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है तो वह क्या होगा,
आप जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ये प्रतिबिंब हमेशा, तो अगर कोई दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बना रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा, और हमेशा काल्पनिक कौन दर्पण बनाता है? अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनते हैं, लेकिन समतल और उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थितियों में केवल और केवल कैसा बनते हैं? इसीलिए इसका उत्तर ए होगा। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग का खाने की वस्तुओं द्वारा फैलने की संभावना नहीं है? खाने की वस्तु, टीटनस। टीटनस किसके द्वारा? घाव के द्वारा फैलता है, खाने की वस्तु के द्वारा नहीं। हैजा खाने की वस्तु के द्वारा फैल सकता है, डिप्थीरिया फैल सकता है, टाइफाइड, लेकिन टीटनस किसके द्वारा फैलता है? टीटनस के जीवाणु जो है वो घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और उसी खाने के वस्तु के द्वारा टीटनस। तो इसका आंसर होगा सी, टीटनस। नेक्स्ट, बच्चों के दूध दांत में किस प्रकार के दांत का पूर्ण अभाव होता है? प्रीमोलर। बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द्रव और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस हो सकता है। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होता है। ऐसे पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक के तरफ तेजी से आकर्षित होता है, उसे क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक के तरफ तेजी से आकर्षित हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हल्का सा चुंबक के तरफ आकर्षित हुआ तो उसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित नहीं बल्कि विकर्षित हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक से रिएक्ट कर देता, प्रतिकर्षित कर लेता है, आकर्षित। तो ये पूरा आकर्षित होगा, ये हल्का सा आकर्षित होगा, ये तो विकर्षित हो जाएगा। तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन लौह चुंबकीय केवल ठोस ही हो सकते हैं। ठोस के अतिरिक्त लौह चुंबकीय पदार्थ, द्रव और गैस हो नहीं सकता है। कई प्रतिरोपित पौधे जैसे प्याज का पौधा इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि अधिकांश प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम क्या होते हैं? दोस्तों, पौधों के जड़ों में बालों के समान पतली पतली संरचनाएं होती है और इस पतली पतली संरचनाओं को क्या कहते हैं? मूल रोम। मूल रोम के द्वारा ही जड़ पानी ग्रहण करते हैं, ठीक है, वायु ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं और वायु ग्रहण करते हैं। अगर जड़ का मूल रोम टूट गया तो जड़ न तो मिट्टी से पानी ग्रहण करने लायक रहता है और न ही वायु, और ये दोनों चीज अगर जड़ के द्वारा ग्रहण नहीं हुआ या कम हुआ तो पौधों की वृद्धि कम हो जाएगी अथवा पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। दोस्त का 23 नंबर छूट गया, 23 का ए होगा दोस्तों, ए। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं जी, सही है, बिल्कुल। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाता के उंगली पर निशान लगाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है।
हॉर्न नहीं, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। बिल्कुल सही है। फोटोक्रोमिक कांच जो धूप में स्वतः काले हो जाते हैं, ऐसा कांच जो धूप में स्वतः काला हो जाए उसे क्या कहते हैं? फोटोक्रोमिक कांच। और फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड के अलावे सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपका क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है? नहीं, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। 1 2 सही है, जबकि 3 कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। 2 निकाय यानी सिस्टम, 2 निकाय के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है केवल और केवल तापमान पर, और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही संभव होता है, इसके उलट नहीं। अगर निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब बाहर से ऊष्मा खर्च करके किया जा रहा है। तो 2 निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा, ये केवल और केवल किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। और ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है, ठीक उसी तरह जैसे हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है। तरल पदार्थ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है। ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करता है। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। ध्यान रखिएगा इसको। तरल पदार्थ यानी द्रव और गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करते हैं। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करते हैं। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करते हैं बिना कोई बाहरी कार्य किए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई तथा हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बिल्कुल यही तो सही है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही क्या होता है? क्लोरोफिल के बिना भी जीव स्वपोषी जीवन जी सकते नहीं। अमीबा पैरामीशियम स्वपोषी है नहीं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वातावरण में CO2 का निकास होता है? नहीं, O2 का निकास होता है। तो सही है केवल A। निम्नलिखित में कौन जल से हल्का है? जितने भी अल्कली मेटल है यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम, ये सब के सब जल से क्या हैं? हल्के हैं। जल से क्या हैं? हल्के हैं या जल से कम घनत्व है। जल से कम घनत्व। तो धातुओं में एकमात्र धातुओं का समूह जिसे हम अल्कली मेटल क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। और घनत्व कम होता है मतलब हल्का होता है। क्या होगा आंसर? सोडियम। नेक्स्ट, 150 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली एक लकड़ी के गुटके में प्रवेश करने के 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितने दूर तक भेदेगी? कितने दूर तक भेदेगी? तो यहां पर प्रारंभिक वेग कितना है और अंत में तो गोली रुक जाएगा जी। अंत में गोली क्या होगा? और समय कितना है?
और कह रहा है लकड़ी गोली लकड़ी को कितने दूर तक भेज देगी, यानी क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एस बराबर क्या होगा, क्या हो रहा है बोर्ड को, लगता है कोई हमला कर रहा है ऑनलाइन। एस बराबर यूटी प्लस, इसी से एस निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरा फार्मूला ले लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 2a, इसमें भी आपको a चाहिए। अब a निकालिए, a बराबर v माइनस यू बाय, v मालूम है, u मालूम है, t मालूम है, तो यहां पर भी निकालिएगा, आपको a चाहिए ही चाहिए, तो a निकालिए लेते हैं दोस्तों। a यानी एक्सीलरेशन, अंतिम वेग कितना है, प्रारंभिक वेग, तो ये हो जाएगा -150, डबल जीरो आ जाएगा इस पर, अब बटे 3, कितना आ गया जी, 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस ये बता रहा है कि ये मंदन है, माइनस क्या बता रहा है, अब निकालिए, इससे एस निकल जाएगा। बी का मान क्या है, यू का मान कितना है 100, ए का मान -5000, एस का मान आपको, ये दोनों उठकर इस साइड आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 3 0, एस बराबर 225 पर, और ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस होगा, एस बराबर 225 डबल जीरो बटे 10,000, 2 0 2 0 कट गया, यानी 2.25 मीटर। सवाल समझे कि नहीं समझे, 150 मीटर की वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली एक लकड़ी के गुटके को प्रवेश करने के 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है, गोली लकड़ी को कितने दूर तक भेजेगी। यहां पर आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अब गोली अंत में जाकर क्या हो गया है, तो इसलिए अंतिम वेग क्या होगा, समय दिया हुआ है, और कर कितने दूर भेदेगी, यानी कि गोली का डिस्प्लेसमेंट लकड़ी में कितने दूर तक होगा वो निकालना है। एस आप दो फार्मूला से निकाल सकते हैं, एस बराबर यूटी प्लस, यहां पर भी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, या इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, यहां पर भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन बराबर होता अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे जो कि निकल चुका है, और उसके बाद हमने एस का मान निकाल दिया जो निकला 2.25, यानी आंसर क्या होगा, डी। अब आप छाप लीजिए, छापना जरूरी है न्यूमेरिकल को, क्योंकि घर पर 2-4 बार देखिएगा ना तुरंत बन जाएगा, तुरंत। ऑनलाइन क्लास देख के कोई प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट, आलू क्या है, कैसा तना, रूपांतरित तना, वेरी गुड। रूपांतरित जड़ कौन है, गाजर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन रूपांतरित तना है और कौन रूपांतरित जड़ है। रूपांतरित तना में प्रजनन की क्षमता होती है, किसकी क्षमता होती है, प्रजनन की क्षमता होती है, जबकि रूपांतरित जड़ में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, प्रजनन की क्षमता नहीं होती है।
यही मेन लक्षण है। जैसे आलू से नया आलू का पौधा पनप सकता है कि नहीं? यानी आलू क्या है? तना। गाजर से नया गाजर का पौधा पनप जाएगा? नहीं। तो गाजर क्या है? रूपांतरित तनों की विशेषता है कि वे नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। जैसे हल्दी क्या है? क्योंकि वे नए पौधे को जन्म। अदरक क्या है? क्योंकि वे नए पौधे को जन्म। प्याज क्या है? क्योंकि वे नए पौधे को जन्म। लहसुन क्या है? क्योंकि वे नए पौधे को जन्म। गाजर क्या है? क्योंकि वे नए पौधे को जन्म। मूली क्या है? क्योंकि वे नए पौधे को जन्म। सलजम क्या है? क्योंकि वे नए पौधे को जन्म। तो रूपांतरित तने में प्रजनन की क्षमता होती है, जबकि रूपांतरित जड़ में प्रजनन की क्षमता नहीं होती। यही अंतर है दोनों में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसे सवाल तो आप लोग गूगल ही कर लेते होंगे क्या? विटामिन ए कार्बनिक यौगिक है। बिल्कुल सही है। जितने भी जैव अणु है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए, सब के सब क्या हैं? जितने भी जैव अणु है जिनसे सजीवों के शरीर के कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए, विटामिन, सब के सब कार्बनिक पदार्थ है। सब के सब कार्बनिक पदार्थ हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ही हमारे शरीर में संचित रह सकता है। बिल्कुल। और कहां पर? यकृत में। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचय नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का शरीर में स्टोर। अगर हम विटामिन सी ज्यादा भी लेंगे तो वे पानी में घुलकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। तो वही विटामिन का शरीर में संचय होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं उनका शरीर में संचय होता है। और कहां पर? यकृत। अल्फा केराटिन किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, जिससे त्वचा में रंग आता है दोस्तों। रक्त में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। ऊन भी एक प्रोटीन है। अंडा में भी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन दोनों प्रोटीन पाया जाता है। अब शोषण के उपरांत पचे हुए भोजन किसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं? रक्त के द्वारा होते हैं। हमारे शरीर में संपूर्ण किसी भी पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? मानव शरीर में न सिर्फ पचे हुए भोजन। क्या हुआ? मोबाइल गिरा जी? बोतल? अच्छा, मेरा तो दिल धड़कने लगा कि मोबाइल गिर गया है। ठीक है, आजकल मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ, खूब शॉर्ट वीडियो देखते होंगे। नहीं, आजकल शॉर्ट वीडियो देखने का बहुत बड़ा लत लग गया। तो एक दिन हम ट्राई कर रहे थे, हमको तो समय मिलता नहीं है, भर दिन पढ़ाते हैं, भर रात पढ़ते हैं, तो वीडियो देखेंगे कब, समय नहीं है। फिर भी बहुत एक बार कोशिश किए देखने का, देखते रह गए, क्लास छूट गया। तब समझ में आया कि किस तरह ये दिमाग को कन्वर्ट कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जिनको भी आदत है शॉर्ट वीडियो देखने का, संभल जाइए, नहीं तो ये आपके समय को किस तरह से खराब कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शॉर्ट वीडियो और सोशल साइट एक स्वीट पॉइजन है। हाँ, ध्यान दीजिए। मानव शरीर में हर प्रकार के पदार्थों के परिवहन के लिए रक्त जिम्मेदार है।
रक्त न सिर्फ पचे हुए भोजन का परिवहन करता है, बल्कि रक्त ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन का, एंजाइम का, सबको वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में किस तत्व की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम है। देखिए दोस्तों, आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अंग्रेजी में इसे कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा परमाणु को प्रदान की जाती है वो क्या कहलाती है? फिर से सुनिएगा, किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए परमाणु को जितनी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है वही उसका आयनन ऊर्जा कहलाता है। और धातु से अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है? अधातु का होता है। धातु से अधिक आयनन ऊर्जा अधातु का। ऐसा क्यों? तो धातु एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते। धातु ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम में ऊर्जा चाहिए ना। कम ऊर्जा चाहिए मतलब कम आयनन ऊर्जा। इसके विपरीत अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए अधातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहता, उसको बाहर से चाहिए। फिर भी आप उसका त्याग करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो अधातुओं की आयनन ऊर्जा धातु से अधिक होती है। ऑप्शन में एकमात्र अधातु कौन है? फास्फोरस। तो आंसर क्या होगा? डी। इस पर विचार ही नहीं करना। सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, जबकि फास्फोरस क्या है? और अधातुओं की आयनन ऊर्जा धातु से अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही? ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। ध्वनि द्वारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। जब ध्वनि ऊर्जा है तो कार्य संपन्न होगा ही नहीं होगा। गलत है, गलत। डीजे के आगे कागज रख दीजिए, उड़ जाएगा कि नहीं? कागज उड़ गया तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? किसके द्वारा हुआ? कार्य तब होगा जब बल लगे, विस्थापन हो जाए। ध्वनि ऊर्जा का रूप है। जो कागज पर बल लगाया, कागज क्या हो गया? बल भी लगा, विस्थापन भी हो गया, मतलब क्या हो गया? तो ध्वनि के द्वारा कार्य किया जा सकता है, क्योंकि ध्वनि क्या है? यही कथन क्या है? गलत है। ध्वनि सभी माध्यम में गमन कर सकता, बिल्कुल, लेकिन निर्वात में गमन। पराश्रव तरंग उच्च ऊर्जा युक्त ध्वनि तरंग है, बिल्कुल। किसी भी तरंग की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। जिस तरंग की जितनी अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होगी उसमें उतना ही अधिक एनर्जी होगी। और पराश्रव अल्ट्रासोनिक वेव का आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से गलती अभी 2 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, सॉरी 0.2 मोल है। 1 मोल जल का द्रव्यमान जल के ग्राम
आणविक द्रव्यमान के क्या होता है बराबर। कोई भी यौगिक हो उसके 1 मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना वजन है, ऑक्सीजन का 16, तो जल का, और एमयू को काट कर सीधा ग्राम लगा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? तो 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम। तो 0.2 मोल का कितना होगा? क्लियर? किसी भी यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान उस यौगिक के ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। जल भी यौगिक है तो जल के भी 1 मोल का द्रव्यमान जल के ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेगा? तो पहले एएमयू में आप आणविक द्रव्यमान लगा दीजिए, एएमयू को काट कर क्या लगा दीजिए? ग्राम। ये हो गया आणविक द्रव्यमान, ये हो गया ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना? तो 0.2 मोल का कितना होगा? नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में किस तत्व की उपस्थिति नहीं हो सकती है? देखिए, प्लाज्मा में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होता है, इसके अलावे कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होगा सर? रक्त के प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और क्लोरीन होते हैं। लोहा रक्त के कोशिका में होते हैं। रक्त कोशिका में आरबीसी के हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। यहां पर क्या पूछ रहा है? रक्त प्लाज्मा में जो होता है आपके सामने, इसके अलावे कुछ नहीं होता, मतलब इसके अलावे और कोई तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? ऑर्गन, जीनोन। नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस के तरह ही व्यवहार करते हैं। सामान्य तौर पर नाइट्रोजन भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन भी व्यवहार इनर्ट गैस के तरह ही करता है। नाइट्रोजन सामान्य तौर पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, काफी उच्च ताप पर करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अब फ्लोरीन तो आप जानते हैं, ये तो पकड़ पकड़ कर अभिक्रिया करता है। क्या हेलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इतना अभिक्रियाशील है कि जेनोन क्या है? अक्रिय गैस, उससे भी अभिक्रिया कर बैठता है। किसी आपराधिक उद्देश्य के बिना केवल जिज्ञासावश किसी कंप्यूटर की छानबीन करने वाले हैकर को क्या कहते हैं? लूटने वाले हैकर को। तो हैकर 2 प्रकार के, जिसका उद्देश्य प्राइवेसी को खत्म करना है, आपके निजी जानकारी को पब्लिश करना है, उसे क्या कहते हैं? और ऐसे हैकर जिसका उद्देश्य किसी भी तरह का प्राइवेसी उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि किसी काम को करना है, उसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। वयस्क के शरीर में स्पर्म निर्माण के लिए अनुकूलतम तापमान बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम। बॉडी टेम्परेचर से, अब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, उसमें 2 घटाइए, कितना हुआ? 35। यानी आंसर क्या होगा? मानव के शरीर में शुक्राणु अर्थात स्पर्म निर्माण के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम। इसीलिए मानव का टेस्टिस, जो कि स्पर्म कोशिकाओं का निर्माण करता है, वो शरीर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। SO4 ऊपर में 2 ऋणात्मक आवेश में और S की यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा? आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालने के लिए कुछ का ऑक्सीकरण नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना?
-2। सल्फर का कितना मान लीजिए x। और किसी भी अणु का कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 अथवा आवेश के बराबर होता है। तो चूंकि इस अणु पर आवेश है -2, तो इसका टोटल ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो S एक है तो सल्फर एक ही परमाणु है तो x होगा, और ऑक्सीजन का कितना है? तो 4 दूनी, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो बराबर ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? तो +6। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन बल का मात्रक है ना, तो बल का बीमा mLT माइनस अब बटे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का बीमा, तो ये हो जाएगा mL-1 T माइनस। सही है, क्लियर। पृष्ठ तनाव का भी मात्रक होता न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन का बीमा mLT माइनस अब प्रति मीटर बटे LL कट गया तो MT माइनस, ये भी क्या है? संयंत्र गुणांक का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। संयंत्र गुणांक का SI मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर। हाँ, संयंत्र गुणांक का CGS मात्रक पॉइज है, ठीक है ना, CGS मात्रक। लेकिन संयंत्र गुणांक का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालिए तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर, न्यूटन का बीमा mLT माइनस, सेकेंड का बीमा अब मीटर स्क्वायर का बीमा, तो mL -1 T -1 T -2 है। यही क्या है? गलत है। सी नंबर गलत है। संयंत्र गुणांक का बीमा mL -1 T -1 निकल रहा, जबकि यहाँ T -2 है। प्लांक कांस्टेंट का SI मात्रक जूल सेकेंड है, क्या है? जूल का मात्रक और तोड़िएगा तो न्यूटन मीटर सेकेंड। निकाल दीजिए, इसका भी निकलेगा। तो सुमेलित कौन नहीं है? सी। क्या? हाँ, गलती नहीं हो जाएगा। यही रहेगा तो सही होगा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा वो गलत होगा। क्लियर? ठीक। जेट प्लेन की गति जब ध्वनि के गति से ज्यादा होती है तो कौन सी तरंगे निकलती है? शॉक वेव, जिसे और किस नाम से जानते हैं? सोनिक बूम। 43 लगता है, 2 गो है, देखे। 1 सेकेंड हल्ला करिएगा कि अच्छा। विकृति एक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। ये 43 दो बार है, ठीक है ना। विकृति का बीमा होता ही। ये बोर्ड में क्या हो रहा है जी? बोर्ड हैंग कर रहा है। 1 सेकेंड, लाइव चल रहा है। अब तो ये तो लग रहा है दूरदर्शन का एंटीना घुमा रहे हैं। वन सेकेंड दोस्तों, रुक जाइए।
कल से ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैंग कर रहा है। बात है क्लासरूम को सर क्लासरूम रहने देंगे तब न, यहीं पर प्रोग्राम, यहीं पर कुछ से कुछ। वन सेकेंड रुकने जाइए, तुरंत थोड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है। जल्दी जल्दी, अरे रिफ्रेश क्या करो, खोलो फाइल। सब 50, 44, 44। यही ना है। ध्यान दीजिए, तो जेट प्लेन की गति जब ध्वनि की गति से ज्यादा होती है तो कौन सी तरंगे निकलती है, और इस शॉक वेव को सोनिक बूम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मिनट, अब लगता है थोड़ा गड़बड़। कितना तक हुआ है? अब तो बोर्ड इस पर लिखा भी नहीं जाएगा। अच्छा, थोड़ा आंसर बता देते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश है बी, फोटोन नामक कणों का पुंज। 45 का बी होगा, ठीक है। 45 का बी, प्रकाश फोटोन नामक कणों का पुंज है। इसका उत्तर डी नहीं होगा। डी भी हो सकता, लेकिन डी से बेहतर है बी। डायटम एक कोशिकीय शैवाल है। पानी में डूबे हुए व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक कोशिकीय शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बोर्ड ठीक नहीं करो, नया बोर्ड लगाओ यहाँ पर, नया। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। डायटम एक कोशिकीय शैवाल है। डायटम एक कोशिकीय शैवाल है और यह डूबे हुए वस्तुओं का, व्यक्तियों का पता लगाने में सहायक होता है। सागरीय अम्लीकरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। सागर यानी समुद्री जल जो अम्लीय हो रहा है उसका सबसे मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको तो बनाना पड़ेगा जी। कहाँ चल रहा है जी? नहीं हो रहा। ओ छोड़िए, अब बाद में होगा। 48 नंबर का सॉल्यूशन करके टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, ओके। 49, निम्नलिखित में कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते? वैश्विक तापमान तो सबसे बड़ा संकट है।
ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी जाति का संक्रमण ये भी संकट है, आवास का विखंडन ये भी संकट है, शाकाहार का प्रोत्साहन ये कोई संकट नहीं है। 1 2 3 होगा, यानी 49 का ए होगा। क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल रॉकेट तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्लियर? इधर से लड़की लोग को निकलने दीजिए, इधर से लड़का लोग निकलिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सिस्टम आज खराब हो गया है तो मैनेज करना पड़ेगा, तुरंत बदलवाते हैं सिस्टम को। पानी गिर गया, पानी गिर गया। अरे पानी पिए कहाँ जी, खाए ओ सठा हुआ। ए पंखा चल रहा है, नीचे आ जाइए, ऊपर में पंखा है, जानते हैं ना। बेंच पर खड़ा नहीं हुए, पंखा देख रहे हैं ना, हाइट कम है बिल्डिंग का, छत का। बेंच पर खड़ा होइएगा, ये देखिए आप लोग खड़ा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। बंद कीजिए ऑनलाइन क्लास।